उन मुद्दों का लिखित रूप में पूर्ण सहमति के साथ समर्थन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति यदि कोई हैं तो आदरणीय राजनाथ जी हैं। हमने काला धन कैसे आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनेगा और व्यवस्था कैसे बदलेगी, उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया और इसमें आदरणीय राजनाथ जी ने सबसे पहले इस पे हस्ताक्षर किए, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते भी और भारत स्वाभिमान के आंदोलन से भी उनकी बहुत गहरी सहानुभूति है और हमने इसलिए ये तय किया कि आदरणीय राजनाथ जी को यूं तो विजय मिलने ही वाली है, लेकिन उनकी लखनऊ से ऐतिहासिक विजय हो, इसके लिए हम स्वयं आए हैं और अपने हजारों कार्यकर्ता और लाखों समर्थकों से भी आह्वान करने आए हैं कि अब संसद में ऐसे लोगों को भेजने से कोई फायदा नहीं है जो मात्र वहां जाकर के शोर शराबा करते हैं अथवा ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संसद में पहुंच तो जाएंगे लेकिन उससे ना तो सब कोई व्यवस्था बदलेगी न देश को कुछ हासिल होगा। अब ऐसे लोगों को संसद में भेजें जो 2014 की संसद में एक निर्णायक भूमिका निभाएं और आदरणीय राजनाथ जी निर्णायक भूमिका में तो होंगे ही, वो सत्ता की नियंत्रक शक्ति के रूप में भी 2014 के इस चुनाव के बाद एक ऐतिहासिक भूमिका निभाएंगे और इसलिए आज हमने ये तय किया कि लखनऊ में, क्योंकि पिछले करीब एक दशक से मेरा निरंतर आना हुआ है और इस दौरान हमने लाखों लोगों के कार्यक्रम किए हैं, उन सब से ये आह्वान करने के लिए आज आया हूं कि अब जब पूरा देश एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए तैयार हो चुका है, ऐसे में लखनऊ में भी एक ऐतिहासिक परिवर्तन जिसमें आदरणीय राजनाथ जी को एक अभूतपूर्व विजय यहां से मिले, इसलिए सीधे तौर पर हम उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। हमारे कार्यकर्ता गैर राजनीतिक होते हुए, मैं स्वयं गैर राजनीतिक होते हुए, जब देश संकट में है तो अब इस भ्रष्ट सत्ता और व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए हमें अपना योग धर्म के साथ राज्य धर्म राष्ट्र धर्म निभाना है। इसके लिए यहां पर आया हूं और देश का मूड मैं देख रहा हूं कि स्पष्ट बहुमत देने वाली सरकार बनाने में विश्वास करता है देश। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी देखा, राजस्थान में भी देखा। अविश्वसनीय तरीके से लोगों ने एक तरफा वोट किया है और मुझे लगता है अब यह जो अब परिवर्तन के मुहाने पर जहां देश खड़ा है, यहां पर भी वोटों का जबरदस्त पोलराइजेशन होगा और वह पोलराइजेशन होगा महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, गरीबी को लेकर के, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी को लेकर के, काले धन भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के। उसकी अगुवाई आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और उसको ताकत दी है, उसमें एक निर्णायक भूमिका प्रारंभ से निभाई है आदरणीय श्री राजनाथ जी ने। आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, बीजेपी को हम कोई भी सुझाव या प्रस्ताव देते हैं राष्ट्रहित में, निर्णय उनको करना होता है। जहां तक बीजेपी का आंतरिक मामला है उसमें हमने प्रारंभ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन हमारी अपेक्षा ये जरूर है कि प्रामाणिक लोग राजनीति में आए, प्रामाणिक लोग ही चुनाव लड़ें और इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में
देखिए, हमारी निजी राय यह है कि 100% राष्ट्रवादी, मानवतावादी, ईमानदार लोगों को ही, जिनकी छवि निष्कलंक बेदाग है, उनको ही पार्टी में शामिल करना चाहिए और ऐसे ही लोगों को अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए। मैं पहले अपनी राय रख चुका हूं, वापस इसी राय पर कायम हूं। नहीं, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में मैं उसको सही नहीं मानता हूं। अब ये संघ की भी राय है, लेकिन मैंने कहा ना, हम उसमें निर्णय नहीं करने वाले होते। और एक बात तो साफ है, जहां देखो लोग हाथ धो के मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। कभी कश्मीर से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से, कि हाथ धो करके लठ लेके मोदी के पीछे पड़े हैं कि भाई इसको खत्म करो। और मुझे लगता है ये विरोध उनकी ताकत बनेगा और लोगों की और ज्यादा गहरी उनसे सहानुभूति होगी। यह सत्य है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को जरा सा भी मौका मिल जाए तो वो चूकेंगे नहीं। इसलिए आदरणीय मोदी जी को और राजनाथ जी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देशद्रोही शक्तियों को मोदी जी और राजनाथ जी मंजूर नहीं हैं, क्योंकि इस परिवर्तन की अगुवाई ये दोनों ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अरे भैया, अब वो भाजपा वाले जवाब देंगे ना। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं समर्थन कर रहा हूं मुद्दों के आधार पर। उसके लिए आप पंकज जी से पूछ लेना। साबिर अली के मुद्दे पर जितना कह दिया उतना पर्याप्त है, व्यक्तिगत विचार दिया। यदि वो चुनाव लड़ती तो कांटे की टक्कर होती और चुनाव इंटरेस्टिंग होता। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रस्ताव के लिए, बधाई हो आपको। मेरी ये भीष्म प्रतिज्ञा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम नहीं बनना, लेकिन देश को बनाना और बचाना है, क्योंकि कुछ लोग देश बेचने में लगे हैं। इसलिए मुझे अपना संन्यास धर्म और राष्ट्र धर्म साथ साथ निभाना है। राजनीति का पाप भी साफ करना है और देश को इंसाफ दिलाना है। और इस राजनीतिक पाप की अगुवाई तमाम भ्रष्टाचार और घोटालों की सरगना सोनिया गांधी जी कर रही हैं। ये सत्य है कि जो घोटाले किए, जो देश को लूटा उस विदेशी महिला ने, जिस बेरहमी के साथ सारी बहुएं पियर से माल ससुराल लेके आती हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसी बहू आ गई, सारा पियर ससुराल लूट लिया और पियर भर दिया। अब उस ऐसी लुटेरी बहू को अपने मायके भेजने के लिए हमने इंतजाम तो किया था, लेकिन थोड़ी सी चूक रह गई। हमारा लक्ष्य होगा कि यह जो देश में एक राजनीतिक कलंक है सोनिया गांधी, क्योंकि उसने भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंधक बना लिया है और 125 करोड़ लोगों का हक मार लिया है। बोफोर्स घोटाले से लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाला हो या दामाद घोटाला हो, सारे घोटालों के तार एक ही परिवार से और इटली से जुड़े नजर आते हैं। इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है और वह एक साधारण महिला नहीं है। इस देश को लूटने में उसकी बहुत गहरी साजिश है। उसका हारना तो बहुत जरूरी है। अब ये मेरा, क्योंकि मैंने कहा दोनों धर्म मुझे साथ साथ निभाने हैं। भगवान राम जी को क्यों लेके गए विश्वामित्र जी? विश्वामित्र जी तो खुद धनुष विद्या जानते थे। वो चाहते तो ताड़का का खुद वध कर सकते थे, लेकिन
अरे भैया आप कौन सा बाबा धनुष चला रहे, तो एक्टिंग करके बताया था। तो विश्वामित्र जी खुद ताड़का का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राम को आगे किया। अब इस समय जो ताड़का, पूतना, रावण, कंस, कुछ देसी और कुछ विदेशी इंपोर्ट करके हमने जो यहाँ पर असुर बुलाए हुए हैं, उनका वध करने के लिए हमने आदरणीय राजनाथ जी और मोदी जी को आगे किया। मुझे लगता है पूरे हो गए होंगे प्रश्न। बाबा जी, हम लोग रायबरेली से आए हैं और बड़ा इंतजार आपका किया, और वहाँ जो है बड़ी चर्चा थी आपके आने की, और हम लोगों ने बड़ा खूब प्रयास करके पब्लिक इकट्ठा करने की, और जब वो उमा जी ने कर दिया था तो उनको सर्टिफिकेट पाने को लाए। अभी तो बाद में ये बात की बात है ना, थोड़ा बाद में। हाँ, बाद में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। संतों की दृष्टि पक्षपात पूर्ण नहीं होती है, इसलिए दोनों ही हमारे आंखों के तारे हैं और प्यारे हैं, है ना। हम पक्षपात नहीं करते, दोनों को ही बराबर प्यार करते हैं। एक तरह से आजादी की दूसरी लड़ाई तो है ये। पहले विदेशियों से हमें लड़ना पड़ रहा था, अब देसी से और कुछ वर्ण संकरों से हमें लड़ना पड़ रहा है। इसलिए उस समय का कमल भी स्वाधीनता के लिए था, और अब जिस कमल को मोदी जी खिलाना चाहते हैं पूरे देश में, राजनाथ जी ने जो एक संकल्प लिया हुआ है, तो मुझे लगता है उसका परिप्रेक्ष्य थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन लड़ाई ये स्वाधीनता संग्राम की है निश्चित रूप से। बाबा जी, एक प्रश्न, क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने भाजपा के एजेंडे को हाईजैक कर लिया? एजेंडा तो भैया देश बनाने का है। ये मोदी का एजेंडा या राजनाथ जी का या बाबा रामदेव का एजेंडा नहीं, ये देश का एजेंडा है, और देश के एजेंडे पर ही मोदी जी लड़ रहे हैं। बाबा जी, एक सवाल इधर से है, कैराना से समाजवादी लोजपा प्रत्याशी उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, और कहा कि दोनों पवारे हैं, दोनों में दोनों पवारे हैं, दोनों ने असली शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा है, जिनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसे लोगों के ऊपर क्या टिप्पणी करना। ये राजनीति में लड़ाई जो है सिद्धांतों की होनी चाहिए, मुद्दों की होनी चाहिए, नीतियों की होनी चाहिए। देश सही नीतियों, सही नेतृत्व और सही नियत से बनता है। दुर्भाग्य से सही नीतियों, सही नेतृत्व और सही नियत की चर्चा नहीं हो रही, और इसमें अश्लीलता से लेकर के और क्रूरता तक, जो अभी पीछे मसूद ने बयान दिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे जो राजनीति में कलंक की तरह लोग हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के सभी नागरिक एक समान हैं, उनके लिए एक ही जैसी कानून व्यवस्था होनी ही चाहिए, यह सब भारतीयों की अपेक्षा है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के देश में बहुत आक्रोश है, चाहे वो करीब 1 करोड़ गायों का कत्ल हिंदुस्तान में होना हो, या 1 करोड़ गायों को कत्ल करने के बांग्लादेश भेजना हो, चाहे अवैध रूप से बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो, चाहे इस देश में जाति और मजहब के नाम पर कई प्रकार के उन्माद हो। मुझे लगता है एक सही शासन जब देश में होगा, तब बहुत से प्रश्नों का समाधान स्वयं होगा। समाज और सरकार दोनों मिलकर के देश बनाते हैं। सही समाज और सही सरकार तो ही देश पूर्ण सभ्य और पूर्ण विकसित होता है। ऐसी दिशा में देश आगे बढ़े, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बस अंत में ये बात कह करके कि राजनीति की काली कोठरी में निष्कलंक बेदाग होकर के
और एक लंबा प्रामाणिक जीवन जीना बहुत कठिन होता है। आदरणीय राजनाथ जी ने एक लंबा सार्वजनिक राजनीतिक जीवन जिया है पूरी प्रामाणिकता के साथ, और ऐसे निष्कलंक बेदाग लोग वो राजनीति में एक प्रखर भूमिका निभा रहे हैं, आगे निभाएं। इसके लिए मैं आज लखनऊ आया और आपके बीच में मैंने ये बातें रखी, और जिन मुद्दों के लिए हमने पूरे देश में अपेक्षाएं जगाई उन मुद्दों को मुझे लगता है 2014 के चुनाव के बाद हम पूरा होता हुआ देखेंगे। अब टक्कर में कोई है ही नहीं। मोदी जी ने पटेल के मूर्ति के अनावरण का प्रारंभ किया था, उसी दिन अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि पटेल को राजनीति का विषय मत बनाए। ये लोग तो समझौता कर लिए, तो आप पटेल का अपमान करने वाले लोगों का नैतिक रूप से समर्थन करते हैं? देखिए, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय मोदी जी ने कभी भी पटेल का अपमान नहीं किया। पटेल का अपमान तो कांग्रेस ने किया। यदि पटेल हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये 3 देश न होते। और अरे भैया, अब राजनीति में विरोध समर्थन चलता रहता है। राजनीति का विरोध और जो है समर्थन एक क्षणिक होता है। बाबा है वो पक्का है। बाबा का बाबा बाबा